डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर सुयोग पेठे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 7, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। अब इस पार्ट 7 में सबसे पहला जो एक्सप्रेशन हम लोग लेने वाले हैं, तो वो एक्सप्रेशन हम लोगों का एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, यानी अलोंग द एक्सिस प्रोड्यूस बाय, किसके वजह से, तो करंट इन सर्कुलर लूप। तो यहां पे हम लोगों ने ये एक सर्कुलर लूप बनाया है, दिखाई दे रहा है। तो ये हम लोगों ने एक सर्कुलर लूप लिया है। तो उस सर्कुलर लूप का O इज अ सेंटर, O इज अ सेंटर, और इस सर्कुलर लूप का रेडियस रहेगा तो R, ये R मैं ले रहा हूं, R इज अ रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। R क्या है? रेडियस ऑफ लूप, ठीक है। R लूप है, रेडियस है, और O है इसका सेंटर। अब हम लोगों को इस लूप के अंदर में करंट फ्लो करना है, करंट इन द सर्कुलर लूप। तो करंट फ्लो हो रहा है, I इज द अमाउंट ऑफ करंट, ठीक है। I इज द अमाउंट ऑफ करंट थ्रू द सर्कुलर लूप। अब हमें फाइंड करना है एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी अलोंग द एक्सिस। तो ये मैंने एक्सिस निकाला है, यानी अलोंग द जेड एक्सिस, अलोंग द जेड एक्सिस में से ले रहा हूं, ठीक है। और ये जो लूप जो है वो आपका एक्स वाई प्लेन में है, लूप इन एक्स वाई प्लेन। तो ये मैं कंसीडर कर रहा हूं एक्स एक्सिस, और ये कंसीडर कर रहा हूं मैं वाई एक्सिस। तो एक्स वाई एक्सिस में हम लोगों के पास वहां पे लूप रखा है, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलोंग जेड एक्सिस, यानी परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो कहां निकालना है? सो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड एट पॉइंट P, फाइंड एट पॉइंट P, which is located at distance Z from the center of the loop, from the center of the loop. अब ये यहां पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस लूप, ड्यू टू दिस करंट कैरिंग लूप के वजह से निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो हमें जैसे पता है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग बायोट सावर्ट्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को ही हम लोग यूज करेंगे। तो बायोट सावर्ट्स लॉ एट पॉइंट P या एट अलोंग द एक्सिस। तो अकॉर्डिंग टू द बायोट सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, ठीक है। बायोट सावर्ट्स लॉ की अगर बात करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हम लोगों के पास? सो dB इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे आर स्क्वायर की जगह तो डिस्टेंस जो आ रहा है वो डिस्टेंस कितना आ रहा है? तो हम लोग यहाँ पे ये हम लोग डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ड्यू टू द करंट कैरिंग लूप, तो करंट कैरिंग लूप के लिए यहां से मैं डिस्टेंस को मेजर कर रहा हूं। तो ये डिस्टेंस है मेरा आर, पोजीशन वेक्टर, ठीक है, फ्रॉम द एलिमेंट लेंथ। तो एलिमेंट लेंथ वेक्टर dl मैं कहूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा का पूरा लूप ना कंसीडर करते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया है? तो मैग्नेटिक फील्ड, तो dB मैंने लिखा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द एलिमेंट लेंथ, पूरे के पूरे लूप की वजह से नहीं। तो dB इज क्या? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एलिमेंट लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, पूरा लूप नहीं है, ड्यू टू एलिमेंट dl, ठीक है, इसकी वजह से ये लिखा है। अब यहां पे dl एलिमेंट वेक्टर ये दिखाई दे रहा है, ये वेक्टर dl, ठीक है। और ये अगर हम लोग अलोंग द एक्सिस अगर लेते हैं, अलोंग द एक्सिस अगर लेते हैं, तो यहां पे जो एंगल जो होगा, सो एंगल विल बी थीटा इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो क्या आएगा फॉर्मूला? देयरफॉर dB विल बी म्यू 0 अपॉन 4 पाई I dl अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर। बट आर स्क्वायर को देखिए, यहां पे इस ट्रायंगल में अगर देखते हैं तो ये दिखाई दे रहा है मुझे स्मॉल r, ये दिखाई दे रहा है कैपिटल R, और ये दिखाई दे रहा है z, ठीक है, ये परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं तो यहां से आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो r यहां से लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसे यहां पे मैं कर रहा हूं, तो क्या मिलेगा?
तो जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और वो कहां पे है, रूट के अंदर में है, तो ये रूट के अंदर में, तो पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 1/, ठीक है। अब पावर 1/2 और यहां पे इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो ये मिलेगा डीपी का वैल्यू, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डीबी का वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब यहां पे जब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डीबी, तो डीबी का वैल्यू तो हमने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया, बट डायरेक्शन की बात करते तो डायरेक्शन कैसे रहता है, तो डायरेक्शन जो है, डीबी का डायरेक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द एलिमेंट लेंथ, वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर किसे होता है, वो परपेंडिकुलर होता है डीएल एलिमेंट वेक्टर एंड वेक्टर आर, बराबर है। तो ये डीएल एलिमेंट वेक्टर हम लोगों का ऐसा है, ये वेक्टर आर ऐसा है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे डीएल और आर को, इसको एग्जैक्टली इस प्लेन को परपेंडिकुलर आएगा, तो डीएल एंड वेक्टर आर को परपेंडिकुलर आएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रहेगा डीबी का, ये डायरेक्शन रहने वाला है। इसे समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से इसे स्टार मार्क लगा दीजिए। तो डीबी का डायरेक्शन ये कैसी रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये कैसे रहेगा, तो इसका डायरेक्शन जो है वो कैसे रहता है, परपेंडिकुलर टू प्लेन, इसका प्लेन वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर, ठीक है। या हम कह सकते हैं उनके प्रोडक्ट के वेक्टर्स के परपेंडिकुलर रहेगा, तो डीबी का वेक्टर। अब अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, हम लोगों का जो मैग्नेटिक फील्ड डीबी है, तो वो डीबी ने कुछ एंगल बनाया है जेड एक्सिस, तो वो एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं थीटा, तो सेम एंगल सिमेट्रिकली हम कह सकते हैं, तो थीटा यहां पे भी बनेगा, ठीक है। अब डीबी वेक्टर जो है, वो डीबी वेक्टर्स को हम लोग क्या करेंगे, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। तो एज एंगल इज थीटा, तो यहां पे एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, दैट विल बी द परपेंडिकुलर डीबी परपेंडिकुलर वेक्टर कंपोनेंट आएगा, और एक कंपोनेंट आएगा जो अलोंग एक्स एक्सिस, डीबी जेड। अब डीबी परपेंडिकुलर वेक्टर जो मैंने बताया है, तो डीबी परपेंडिकुलर वेक्टर अलोंग दी कैसे हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है। तो डीबी परपेंडिकुलर वेक्टर ये जो है, ये सभी डायरेक्शन में काम करेगा। जैसे डीएल के लिए हमने यहां लिया, तो ये इधर काम करेगा, इस साइड अगर लेंगे तो यहां काम करेगा। तो जो लूप है वो सिमेट्रिकल है, तो डीबी वेक्टर जो रहेगा, वो डीबी कंपोनेंट क्या रहेगा, तो अलोंग अ कंप्लीट लूप, तो फॉर कंप्लीट लूप डीबी का वैल्यू टोटली क्या आएगा, 0, तो वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा। सो डीबी वेक्टर, ये जो है ना डीबी परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट कैंसल ईच अदर, कौन सा, डीबी परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है एक दूसरे को कैंसिल करेगा, जिसके वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितने आने वाली है, 0। अब आपको यहां समझ में आ रहा होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर काम नहीं करेगा, तो काम कौन करेगा, सिर्फ अलोंग द जेड एक्सिस। नाउ जो नेट कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो होगा अलोंग द जेड एक्सिस। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड ओनली ड्यू टू नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू या अलोंग जेड एक्सिस, सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस होगी। सो डी बी जेड इज इक्वल टू, तो डी बी जेड एज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो डी बी जेड क्या आएगा, डीबी का कौन सा कंपोनेंट आएगा, तो एंगल अटैच है, तो कौन सा कंपोनेंट, कॉस थीटा वाला, तो क्या मिलने वाला है, डीबी कॉस थीटा। समझ में आ गया। तो डीबी जेड, तो डीबी जेड इज अ एडजेसेंट कंपोनेंट ऑफ डीबी, एंगल थीटा है, तो कितना आया, डीबी कॉस थीटा। अब यहां पे कॉस थीटा का वैल्यू, यहां पे जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल में समझने की कोशिश करते हैं। फिर से मैं यहां पे ये डायग्राम बता रहा हूं, ये आर्क में यहां पे हम लोगों के पास एंगल हुआ था थीटा, ये एंगल हुआ था थीटा, ये है जेड कैपिटल आर स्मॉल आर। तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा, इस डायग्राम से अगर देखते तो कॉस थीटा विल बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, तो एडजेसेंट दिखाई दे रहा है कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो कॉस थीटा विल बी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, और स्मॉल आर का वैल्यू हम लोग जानते हैं अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ
अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये मैं पुट कर रहा हूं यहां पे। सो डीबी विल बी डी बी जेड, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सो डीबी इंटू कैपिटल आर अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। नाउ अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो डीबी जेड निकाला है ड्यू टू ओनली एलिमेंट लेंथ, अब निकालेंगे फॉर कंप्लीट लूप। तो कंप्लीट लूप के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इन सब का समेशन करना पड़ेगा, या बेटर वे, क्योंकि एंगल वेरिएशन हो रहा है तो वहां पे सिमेट्रिकल एंड नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। सो नाउ टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, फील्ड ड्यू टू लूप, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें bz का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ dbz। dbz का वैल्यू हम लोगों के पास वो पुट करते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ db का वैल्यू हम लोगों के पास, इस इक्वेशन को a नाम दे देंगे, वहां से इक्वेशन से पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन a, क्या मिलेगा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई i dl अपॉन जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये डीबी का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब ये टर्म है एज इट इज, ये मैं पुट कर रहा हूं, आर जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में पावर यानी कितना, 1/2। ठीक है, तो यहां देखिए यहां पावर कितना है, तो यहां पावर 1 है, यहां पे पावर 1/2 है, तो पावर टोटल कितना आएगा, तो टोटल पावर आएगा 3/2। और ये जो आपके वेरिएबल्स टर्म्स है, सिर्फ वेरिएबल टर्म इंटीग्रेशन के अंदर आएंगे और कांस्टेंट वाले पूरे के पूरे बाहर आ जाएंगे। तो वही हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट स्टेप में, bz इज इक्वल टू जो हमारे कांस्टेंट टर्म्स है म्यू 0 i, ठीक है, ये कांस्टेंट टर्म्स है, ये चेंज होने वाला नहीं है। कैपिटल R ये भी चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। 4 पाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर, पावर कितना 3/2, तो सिर्फ अंदर कितना बचा है dl, क्योंकि एलिमेंट लेंथ, तो एलिमेंट लेंथ का टोटल इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा, बाकी जो पूरे के पूरे टर्म्स है वो कांस्टेंट है। अब dl का इंटीग्रेशन यानी एलिमेंट लेंथ, तो एलिमेंट लेंथ dl को सबको अगर जोड़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा कंप्लीट लेंथ, तो कंप्लीट लेंथ दैट इज कॉल्ड एज अ सरकमफरेंस 2 पाई कैपिटल R, ठीक है। यहां पुट करते हैं हम लोग, तो वैल्यूज पुट करने के बाद bz इज इक्वल टू म्यू 0 i r इंटू 2 पाई r, ठीक है, ये टर्म आ गया हम लोग के पास 2 पाई r, 4 पाई जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब ये जो टर्म है, इस टर्म में हमने सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dl का वैल्यू पुट किया है, एलिमेंट लेंथ को पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो कंप्लीट लेंथ ऑफ द लूप दैट इज कॉल्ड एज अ सरकमफरेंस मिलेगा। सिंप्लीफाई करते इक्वेशंस को, यहां r यहां r स्क्वायर आ जाएगा, ये यहां पे पाई, ये पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 और ये 4, तो 2 यहां बचेगा, ठीक है। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हम लोगों के पास फाइनल जो इक्वेशन आ रहा है म्यू 0 i इंटू आर स्क्वायर, ठीक है, म्यू 0 i r स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों के पास मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने फाइंड किया अलोंग द एक्सिस ड्यू टू द करंट कैरिंग कॉइल। तो ये एक्सप्रेशन करने के लिए सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है इस डायग्राम पे। तो डायग्राम आपको अच्छे समझ लीजिए, हमने जो लूप लिया है वो XY प्लेन में लिया है और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है अलोंग द एक्सिस, यानी अलोंग द Z एक्सिस है जो परपेंडिकुलर है उस पर्टिकुलर प्लेन को। तो dB का वेक्टर का जो डायरेक्शन है वो कैसी है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ dl एंड वेक्टर r। फिर dB को हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया है, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर एंड अलोंग द z एक्सिस, ठीक है। तो z एक्सिस वाला जो है उसी की वजह से आपको आंसर मिल रहा है, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए सो दैट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
तो पार्ट 7 में नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट लूप। तो करंट लूप के वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, तो उसका डायग्राम यहां हमने शो किया है। तो यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये हम लोगों के पास एक लूप है, सर्कुलर लूप, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है कितना I, और इसके वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही है। तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रही है वो हम लोग ने यहां शो किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो एक्सप्रेशन किया था उसमें हमने एक्सिस का मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, अलोंग द जेड एक्सिस जो मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। सो वी हैव दैट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द जेड एक्सिस यानी अलोंग द एक्सिस जो था म्यू 0 I R square upon 2 Z square plus R square raised to the power 3/2। ठीक है, अब हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं करना है, ये क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल के लिए उसके लिए आगे में जो हम लोगों को कुछ कंसेप्ट आने हैं उसमें हमें यूज करना है। अब देखेंगे, अगर हमने कहा कि आपको जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट द सेंटर ऑफ द लूप, एट द सेंटर ऑफ द लूप, तो मैग्नेटिक फील्ड at the center of the loop, magnetic field at center of the loop। तो सेंटर ऑफ द लूप की अगर बात करेंगे तो अगर आपको प्रीवियस डायग्राम अगर याद होगा, अगर सेंटर ऑफ लूप मिलते हैं तो z का डिस्टेंस, z जो कहां होगा तो वो कितना होगा 0। देयरफॉर अगर इस इक्वेशन में अगर z का वैल्यू हम लोग 0 पुट करते हैं then we will get, तो क्या मिलेगा, सो dBz इज इक्वल टू म्यू 0 I, ठीक है, अपॉन 2, तो 2 रहेगा, मैं यहां पे R पे नहीं लिख रहा हूं अभी, z को 0 कर देंगे तो यहां R स्क्वायर और यहां पे R 1/2, तो यहां पे R क्यूब बचेगा। तो इस हिसाब से इसे प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, म्यू 0 I अपॉन 2R। इसे प्रॉपरली सॉल्व करके देखिए, आपको आंसर मिल जाएगा। देन ये तो हो गया कि अगर हमारे पास लूप एक है तो सिंगल लूप। अगर हमने कहा कि हमारे लूप में नंबर ऑफ टर्न्स है तो कॉइल हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स, कॉइल ऑफ n टर्न्स। तो अगर टर्न्स बढ़ गए, ठीक है, अगर टर्न्स बहुत ज्यादा है तो टर्न्स अगर ज्यादा है तो क्या होगा, तो यहां पे अमाउंट ऑफ करंट I ना आते हुए n इंटू I आएगा। तो टर्न्स हम लोगों ने n लिए हैं, सो BZ विल बी म्यू 0 n I अपॉन 2R। ठीक है, तो ये वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला है कहां पे, एट द सेंटर। अब अगर इसका डायरेक्शन की अगर बात करते तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल इस्तेमाल करेंगे अगेन। तो राइट हैंड थंब रूल देखिए कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैंने कहा कि हमारे पास ये लूप है और करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो करना क्या है, तो राइट हैंड में जो 4 फिंगर्स जो है, 4 फिंगर्स को कर्व करना है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो मैंने ऐसे कर लिया, एंड द आउटस्ट्रेच्ड थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसे थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप आपके एंड से देख रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा मूव हो रहा है, तो ऐसा मूव हो रहा है, तो मेरे एंड से ये मुझे दिखाई दे रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। बट आप अगर उस एंड से अगर देखते हो तो आपको वो दिखाई दे रहा है क्लॉकवाइज। जैसे मैंने कहा कि ये मेरे लिए मोशन है, मैं इस साइड खड़ा हूं, बराबर है, तो मेरे लिए मोशन इधर जा रहा है, तो ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। बट आप उस एंड से देख रहे हो, आपको लग रहा है वो क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं इधर से देखूंगा तो मुझे इधर दिखाई देगा, और आप उधर से कर्ल करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। तो जो फ्रंट सरफेस है, अच्छे समझने की कोशिश करेंगे, जो फ्रंट सरफेस है ये अपर पार्ट है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड हम कंसीडर करते हैं। तो लूप के 2 पार्ट्स, हाँ, जैसे हम लोगों के पास अगर कोई रिंग है, ठीक है, तो उस रिंग में अगर हम लोग कंसीडर करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो ऐड हो रहा है वो कैसे ऐड हो रहा है, तो जो अपर पार्ट की वजह से हो रहा है, ड्यू टू द अपर पार्ट, तो उसके वजह से हम कंसीडर करेंगे वो बनता है नॉर्थ पोल। ठीक है, और जो पीछे का पार्ट है, ठीक है, जो पीछे का पार्ट है जो हम कंसीडर करेंगे लोअर पार्ट, और उसके वजह से हम पोल कंसीडर करेंगे साउथ पोल। ठीक है, ये चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो एक एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। जैसे यहां पे अगर हम लोग इस लूप को बात करते हैं तो ये लूप का अपर पार्ट, ठीक है,
तो आप देख रहे हैं तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, बट मैं ही इसी लूप को पीछे से अगर देखूंगा तो मुझे वो डायरेक्शन दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यही जो फ्रंट पोर्शन है इसको हम लोगों ने कौन सा पोलैरिटीज इंडिकेट किया है, तो नॉर्थ, और पीछे वाले को साउथ। तो ये क्या होगा, हमारा करंट कैरिंग लूप जो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे, तो करंट कैरिंग लूप में नॉर्थ पोल भी रहेगा और साउथ पोल भी रहेगा, तो वो जनरेट करेगा नॉर्थ एंड साउथ, तो दैट इज कॉल्ड एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो वही हम लोगों ने हेडिंग लिखा है, तो करंट सर्कुलर लूप कैरिंग करंट एज अ मैग्नेटिक डायपोल। समझ में आ गया। अब यहां पे हम लोग मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का वैल्यूज निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में, तो ध्यान दीजिए। सो along z एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें पता है, तो क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, तो along z एक्सिस की बात करते हैं, तो dBz या bz का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है, क्या है, म्यू 0 I r स्क्वायर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। ये इक्वेशन है, लास्ट इसमें हमने वो जो निकाला था। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या करते हैं, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि z का जो डिस्टेंस है, z यानी अलोंग द एक्सिस वाला डिस्टेंस, वो काफी बड़ा है एज कंपेयर टू द रेडियस, एज z इज वेरी वेरी ग्रेटर एज कंपेयर टू r, देयरफॉर z स्क्वायर प्लस r स्क्वायर को मैं कंपेयर कर रहा हूं सिर्फ यहां पे z स्क्वायर, क्योंकि मैंने इस r स्क्वायर के टर्म को निग्लेक्ट ही कर दिया है। सो इक्वेशन, तो ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन हम लोग के पास बनेगा, देयरफॉर dBz म्यू 0 I r स्क्वायर प्लस z का पावर आएगा कितना, क्यूब, z क्यूब। सो 2 का टर्म भूल गए थे हम लोग, 2z क्यूब। ठीक है। अब यहां पे थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। ए इज एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ लूप, और लूप का एरिया, लूप सर्कुलर है हम लोगों के पास, तो उसका एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पाई। तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं आर स्क्वायर का वैल्यू ए अपॉन पाई, डी बी जेड इज इक्वल टू, बी जेड इज इक्वल टू म्यू 0 I a अपॉन 2 पाई z क्यूब। अब यहां एक नेक्स्ट टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है हम लोगों के पास, I इंटू ए, तो इसके पहले भी हम लोगों ने पढ़ा है I इंटू ए, दैट इज कॉल्ड एज अ m। ठीक है, प्रीवियसली हमें इसने म्यू से इंडिकेट किया था, दैट इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, तो इक्वेशन हम लोगों का बनेगा bz इज इक्वल टू म्यू 0 m 2 पाई z क्यूब। ठीक है, इस तरह हम लोगों का इक्वेशन बन गया है। अगर हम लोग ये जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का जो टर्म मैग्नेटाइजेशन वाला जो हम लोगों ने बताया, मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, इसमें थोड़ा मैं मॉडिफिकेशन कर रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, सो द इक्वेशन विल बिकम dBz इज इक्वल टू म्यू 0 2m अपॉन 4 पाई z क्यूब। ठीक है, तो ये टर्म एनालॉगस टर्म है, बिल्कुल सिमिलर टर्म है टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एनालॉगस टर्म, तो इज एनालॉगस टू इलेक्ट्रिक। तो इलेक्ट्रिक में अगर आपको याद होगा तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो डील किया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डील किया था, तो वहां पे हम लोगों के पास सिमिलर ऐसा ही इक्वेशन आया था। तो 2p m की जगह p यानी मैग्नेटिक की जगह इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट 4 पाई एज इट इज वैसे ही आ रहा था। हाँ, म्यू 0 यानी जहां हमने परमियाबिलिटी कहा था, तो वहां पे परमिटिविटी, बट वो डिवाइड में आता है इनटू z क्यूब। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों ने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट को इलेक्ट्रोस्टैटिक में निकाला था, बिल्कुल एनालॉगस क्वांटिटी है। तो याद रखेंगे कि मैग्नेटिक रिंग करंट कैरिंग रिंग वो कैसी काम करेगा या लूप कैसी काम करेगा मैग्नेटिक डायपोल। सो दिस इज ऑल अबाउट दी
मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस। तो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस के लिए हम लोगों ने अलग अलग वेरिएशंस किए हैं। यहाँ पे जैसे सेंटर के लिए बात किया और यहाँ पे हमने बात किया कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट की तरह कैसे काम करेगा वो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।